एरिया की सबसे बड़ा टावर है, एक स्कूल है एक मोहम्मडन का, जहां पर ये पोर्टेबल जुगाड़ बनाया गया है गुलेल और पेट्रोल बम फेंकने का। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि ताहिर हुसैन का कबूलनामा जो है पूरा ट्रेंड कर रहा था। ये कबूलनामा जो है ऑफ इंडिया 15-20 दिन पहले इनफैक्ट ला चुके थे और उस पर अभी अगर मेन स्ट्रीम मीडिया ला रहा है तो हमें काफ़ी गौरव की अनुभूति होती है कि हमने जो 20 दिन पहले ब्रेक किया था उसको मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसके पास मिलियंस ऑफ व्यूअर्स हैं, टीवी वाले न्यूज़ 18 पे आया था, वो जो है 20 दिन के बाद ब्रेकिंग न्यूज़ कह के चला रही है। इसका मतलब है कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। और दिल्ली दंगों पे ख़ास करके ऑफ इंडिया ने जिस तरह की रिपोर्टिंग किया, जब से दंगे की तैयारी चल रही थी तब से, और उसके बाद दंगे हुए, उसके बाद के ग्राउंड रिपोर्ट्स, और उसके बाद से लगातार जो मेन कल्प्रिट्स थे, जो अभियुक्त हैं, अपराधी एक तरह से मान के चलिए उन लोगों के, वो लोग हैं, और उसके बाद फिर एफआईआर फाइल होती है, चार्जशीट के डिटेल्स जो है वो हम आप तक लगातार लाए जा रहे हैं। और हमारी उम्मीद भी हमसे आप ये रख सकते हैं कि अगले 6 महीने में या 1 साल तक, जब तक ये चार्जशीट और एफआईआर पे केसेस चलते रहेंगे दिल्ली में, हम हर एक डिटेल, हमारी कोशिश होगी कि आप तक हम पहुंचाते रहें। आज हम बात करने जा रहे हैं फारूक फैज़ल के ऊपर, जो राजधानी स्कूल का मालिक है और अपने इलाके का काफ़ी अमीर व्यक्ति माना जाता है। और राजधानी स्कूल जो है, शिव विहार तिराहा है, वहाँ पे 3 तरफ जो है सड़कें जाती हैं, वहीं पे पड़ता है। और वहीं पे सबसे पहले हिंदू की लाश गिरी थी, दिलबर नेगी की, 24 तारीख को। और उसी दिन एक और राहुल सोलंकी भी मारा गया था, उसको गोली लगी थी। ये दिन और ये आदमी फैज़ल फारूक जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने राजधानी स्कूल के बारे में काफ़ी सुना होगा, आप लोगों को बताया होगा, आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा। हमने इस पर काफ़ी रिपोर्टिंग की है। ग्राउंड रिपोर्ट्स में हमने छत दिखाई थी आपको कि कैसे वहाँ पेट्रोल बम, बड़े बड़े गुलेल हैं, मतलब आयरन बार्स लगा के और लोहे के, और वो गुलेल बनाई गई थी, उसको लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया गया था। ये सारी जानकारी जो है आप लोगों ने पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी। अब बात आती है कि फैज़ल फारूक पर जो चार्जशीट दायर किया गया है, उसमें ऐसी क्या बातें हैं जो अभी तक पब्लिक में नहीं आई थी और अभी तक किसी चैनल ने आप लोगों को नहीं दिखाया। जो हो सकता है कि 20 दिन के बाद कोई मेन स्ट्रीम चैनल इसे ब्रेकिंग करके चला है। अनिल स्वीट्स का इलाका है राजधानी स्कूल के अपोजिट में, वहीं पे दिलबर नेगी को पहले काटा गया, उसके हाथ और पांव काटे गए, उसको जलती हुई आग में फेंक दिया गया। और उसके बाद आपने बहुत ही डिस्टर्बिंग इमेजेस आप कह सकते हैं कि आप लोगों ने देखी होगी। वहीं राजधानी स्कूल के बगल में एक और डीआरपी स्कूल है, जिसके ऑनर जो है एक शर्मा जी, यतेंद्र शर्मा है। उन्होंने लगातार कॉल्स किए थे पीसीआर को, पुलिस को, कि आप यहाँ आइए, यहाँ पे माहौल ख़राब हो चुका है। वहीं पे पुलिस जो है पहुँच नहीं पाती है। और शाहरुख नाम का एक बंदा है, जिसका स्टेटमेंट है इस चार्जशीट में कि कैसे उसे फैज़ल फारूक, जिस दिन दंगे हो रहे थे 24 तारीख को, वो वहाँ पे मौजूद था और वो बोल रहा था कि आज एक भी हिंदू को छोड़ना नहीं। और शाहरुख को बोलता है, शाहरुख भाई सामने हिंदू, उसको मार डालो, उसको छोड़ना नहीं। ये फैज़ल के शब्द हैं। और ये सारी चीज़ें, एक गार्ड जो था उस स्कूल का, राजधानी स्कूल के बिल्कुल बगल में है डीआरपी स्कूल, और आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे या तस्वीरें देखे होंगी कि राजधानी स्कूल 4 फ्लोर का है, 5 फ्लोर का है। ऊपर से 4-5 रस्सियाँ लटकाई गई थी। उधर से मुसलमान जो है उतर के डीआरपी स्कूल में घुसते हैं। उसके बाद गार्ड का जो चश्मदीद वहाँ पे था, गार्ड और एक और चश्मदीद, हम उनका नाम नहीं जो है आउट करना चाह रहे हैं, उन दोनों ने बताया कि फैज़ल फारूक मुसलमानों की एक भीड़ के साथ वहाँ पे आता है। और वो उस वक्त अपने बाइक पे बैठा हुआ था और गार्ड से बोलता है गेट खोलो। जाहिर सी बात है कि इतनी भीड़ है, गार्ड क्या करेगा, गेट छोड़ के वो भाग जाता है और उस इलाके से अपने परिवार को भी लेके वो निकल लेता है। भीड़ उसमें घुसती है और उसके बाद हमने खुद वीडियोस बनाया ऑफ इंडिया ने, उसमें दिखता है किस तरह उन्होंने एक भी क्लासरूम को छोड़ा नहीं, आग लगाया, प्रोजेक्टर्स जो है निकाल के ले गए, जो स्मार्ट क्लासरूम होते हैं, जिसमें काम की चीज़ जो है चोरी की, डकैती की, ठीक है, और उसके बाद आग लगा दिया। करीब करीब
बताया जाता है कि 1-2 हज़ार किताबें जो हैं उसको जलाया, और किताब जलाने में जानते हैं कि एक मज़हब का कितना योगदान रहा है नालंदा की लाइब्रेरी से लेके अभी तक, तो वो जो है जारी है। टेबल कुर्सी जो चीज़ इनके सामने आई सब में आग लगाई, तोड़ा फोड़ा है इन्होंने स्कूल को, और दिखाने के लिए कि हमारे स्कूल में भी दंगाई घुस आए थे। फैज़ल फारूक का जो राजधानी स्कूल है दोनों बगल में, उसमें भी कुछ पंखों को मोड़ दिया गया, 2-4 टेबल उबल जो है ऊपर से लाके फेंक दिया गया कि हाँ यहाँ पे भी देखिए दंगाई तो भाई हमें भी नुकसान पहुँचा रहे थे और इसको भी नुकसान पहुँचाए। इसी संदर्भ में चश्मदीद से बात करते हुए हमें ये भी पता चला था कि वहाँ पर मुसलमानों के जो अभिभावक थे, जो डीआरपी स्कूल में पढ़ते थे मुसलमान बच्चे, उनके अभिभावक 12-1 बजे ही लंच टाइम में वो अपने बच्चों को जो है वापस लेके चले गए और बोले कि कुछ होने वाला है यहाँ पे, इसलिए हम लेके जा रहे हैं। चार्जशीट में लिखा हुआ है कि किस तरह जिस वक्त अभिभावक जो है लेने जाते हैं बच्चों को, उस वक्त पूरी सड़क जो है सूनी पड़ी हुई थी, जिसका मतलब ही था कि ये मुसलमान बहुल इलाका है, इसका मतलब था कि ये लोग कुछ प्लानिंग करके बैठे हुए थे। नहीं तो हलचल नॉर्मली जब स्कूल से बच्चे आते हैं या नॉर्मली एक सोसाइटी है वहाँ दिन के मतलब आप 6-7 बजे सुबह से लेकर और रात के 12-1 बजे तक जो है हलचल रहती है। हाँ, हो सकता है कि अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट में हलचल कम हो जाए, लेकिन 3-4 बजे शाम में लोग मार्केटिंग के लिए बाहर निकलना शुरू करते हैं। वो सारी चीज़ें अगर देखी जाए तो सड़कों का सूना पड़ जाना, इसका मतलब था कि ये लोग कुछ करने की फिराक में थे। ताहिर हुसैन की तरह फैज़ल फारूक इस पूरे जगह पे, पूरा ये प्रोजेक्ट जो उसका था उसमें ये मौजूद रहा वहाँ पे, और ही 100 to 8 की पूरा अच्छे से डैमेज होता है। एक्चुअल जो उसके स्टेटमेंट्स हैं, फैज़ल जो है भीड़ का नेतृत्व कर रहा होता है और बोलता है कि आज देख लेंगे इन हिंदुओं को, ये चश्मदीद ने बताया। उसके बाद हथियार के साथ, मतलब हथियार मतलब ईंट पत्थर नहीं, गोली बंदूक के साथ जो है घुसती है एक भीड़, पेट्रोल बम एसिड की बोतलों से लैश होके, क्योंकि उन्हें पता था ना कि ये हिंदू का स्कूल है डीआरपी और वो मुसलमान का है। आसपास में कंपटीशन की बात भी है, तो दंगे को एक अवसर की तरह इसने लिया और हिंदू के स्कूल को पूरी तरह से, अपने वीडियो देखा, पूरी तरह से एकदम से आग लगा के बर्बाद कर दिया कि उस स्कूल को दोबारा फंक्शनल होने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो एक तो ये भी एंगल रहा होगा। दूसरा है कि फारूक फैज़ल जो है अपने इलाके का थोड़ा दबंग टाइप का और पैसे वाला आदमी है, मुसलमानों के जितने आयोजन होते हैं उसमें ये शरीक होता है। इसने इस शाहरुख को, जिसका स्टेटमेंट इसी चार्जशीट में, 5,000 रुपये दिए थे हिंदुओं को मारने के लिए। बताइए, हिंदुओं के, हिंदू नहीं, हिंदुओं के जान की कीमत कितनी है? 5,000 रुपया। और शाहरुख बोलता है कि उसे सीए और एनआरसी को लेके लगातार ये आदमी फारूक जो है उसे बहलाता रहा, फुसलाता रहा, उसको बोलता रहा कि कौम के लिए कुर्बानी, किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तुम तैयार रहना। 25 तारीख को दंगों के बाद फारूक फैज़ल ने 2-2 हज़ार रुपये सारे दंगाइयों को बांटा है। इसके संबंध जो है पीएफआई से। पीएफआई क्या है? पीएफआई वही संस्था है जिसके 150 गुंडे जामिया के 13, 14 और 15 और 16, ये 4 दिन जो वहाँ पे दंगा और उत्पात हुआ है, उसके 2 दिन पहले उस इलाके में आ गए थे। पीएफआई का हेडक्वार्टर शाहीन बाग में था, जहाँ इनको टोटल मिली फंडिंग 150 करोड़ रुपए मिले थे, उसमें से 2/3 100 करोड़ रुपए कैश में, नोटों में वो रखा हुआ था वहाँ पे। और पूरे राइट्स की, जामिया से लेके और ये जो आपका हुआ है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाला राइट, पूरे दंगों में फाइनेंसिंग जो है पीएफआई का बहुत बड़ा हाथ है। और उसके साथ खालिद सैफी है, उमर खालिद है, इन लोगों ने भी पैसे जुटाने की कोशिश की। इन्होंने ताहिर हुसैन को, इनफैक्ट उमर खालिद जो है वो बताता है कि एसिड वैसिड जो है तैयार रखिएगा। और इसी इलाके में, चांदबाग वाले इलाके में शिव विहार है, मुस्तफ़ाबाद है, मौजपुर है, ब्रिजपुर पुलिया है, मोहनपुरी है, गोकुलपुरी है, भजनपुरा है, करावल नगर है। इस इलाके में इनफैक्ट एक एसिड की फैक्ट्री भी लगी हुई थी। और आपको ताज्जुब होगा नाम जान के, इन्होंने गंगा जल उसका नाम रखा था। हिंदुओं के ऊपर जो एसिड फेंकी जाएगी उसका नाम गंगा जल।
और ये सारी योजना एक चार्जशीट में जो है कबूलनामे में ये सब में आता है कि उमर खालिद ने 8 जनवरी को जब ये मिले थे ये लोग ताहिर हुसैन और बाकी लोग खालिद सैफी उमर खालिद शाहीन बाग में, वहाँ पे इस तरह की योजना भी बन रही थी कि मतलब आप सोचिए कि छोटे छोटे डिटेल्स, सिर्फ ये नहीं कह दिया कि दंगा कर देना, नहीं दंगा नहीं करना, दंगे में करना क्या है एक्चुअल में, वो सारी बातें तक, वो सारी बातें बहुत ही इंट्रिकेटली जो है प्लान की गई थी। अब जो है हथियार जिस तरह से पकड़ा है दिल्ली पुलिस ने, वहाँ से जो गैदर किया देखा है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस इस चार्जशीट में लिखती है कि ये संभव ही नहीं है कि एक दिन में इतना ज़्यादा जखीरा जो है पूरा जो है तैयार हो जाए और इस तरह से गुलेल लगा लो 4-5 फ्लोर ऊंची जगह पे, उतनी ऊंची बिल्डिंग में जो है इतना सामान, बच्चों के स्कूल की बिल्डिंग है, उसके छत पे पत्थर रखवाना, आर्म्स रखवाना, गुलेल बनवा लेना, रस्सी गिरा देना दूसरे स्कूल में, ये सब जो है ये ऑर्गेनिक नहीं है, अपने आप ये नहीं होता है, इसकी पूरी गहन जो है तैयारी की गई थी। और ये सारे वो सबूत हैं जिसको कोई भी मतलब एक सामान्य बुद्धि विवेक का भी व्यक्ति जो है उसे डिनाई नहीं कर सकता। इसके संबंध देवबंद से भी रहे। देवबंद एक कट्टरपंथी मुसलमानों का संगठन है और देवबंद फारूक फैजल जो है 23 तारीख को 7 बजे सुबह में निकला है और 8 बजे शाम में वो दिल्ली वापस आता है। क्या करने गया होगा और उसके बाद जो हुआ उससे आप यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। तो आप इस तरह से देखेंगे। इसके बाकी संबंध निज़ामुद्दीन मरकज से भी संपर्क में था। ये लगातार कॉल डिटेल्स जो मिली हैं उसमें इसके संबंध फिर सफूरा जरगर जो कि उसके ऊपर खुद भजनपुरा वाला जो वहाँ पे खींच लिया था, रतन लाल जी जो बलिदान हुए उनका, फिर पुलिस के ऊपर हमले का, ये सब में सफूरा जरगर भी इन्वॉल्व है। सीक्रेट मीटिंग्स इन्होंने की है 23 तारीख की रात में चांद बाग में किस तरह से क्या करना है, इन सारे में सफूरा जरगर शामिल थी। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी जो इस पूरे दंगे का एक बहुत बड़ा मतलब मेन एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्लानिंग ब्रेन टाइप का कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा था हर जगह, नाम में ही कोऑर्डिनेशन है तो जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की जगह दंगा कोऑर्डिनेशन कमेटी नाम होना चाहिए, वो था। उसके बाद फिर आपको ताहिर हुसैन हो गया, इन सब लोगों के संपर्क में पिंजरा तोड़ ग्रुप जो है उसके संपर्क में देवांगना और नताशा नामक लड़कियां जो थी, ये सारे लोग एक साथ काम कर रहे थे और अंततः जो है दंगे की शक्ल में क्या हुआ वो हमारे और आपके सामने है। अब जो है इसकी वाइफ जो है इसके बेल के लिए लगी हुई है और बेल जो है 2 बार डिनाई हो चुका है। फर्जी सर्टिफिकेट इसकी बीवी ने फैज़ल फारूक के बनाया कि उसका सिस्ट का कोई ऑपरेशन होना है और उसमें फिर पुलिस ने कंटेस्ट किया कि नहीं ये सब फर्जी बात है। बाद में पता चला कि इसने किसी मतलब रहती यमुना पार में और बनाया गाजियाबाद या पता नहीं कहाँ जाके बहुत दूर जाके किसी डॉक्टर का नाम लेके उससे सर्टिफिकेट बनाया कि मतलब बहुत ज़रूरी ऑपरेशन है और ये फर्जी और जाली सर्टिफिकेट था, ये भी निकल के आया। कुल मिलाकर आप देखें तो ये जो फैज़ल फारूक वाला था और उस एरिया में जो लाशें गिरी हैं 24 तारीख को दिलबर नेगी और राहुल सोलंकी की डेथ होती है, ब्रूटल मर्डर्स हैं। 25 को जो है एसएसबी के जवानों पे, सीमा सुरक्षा बल के जवान होते हैं, उनके ऊपर एसिड से हमला किया गया था। अगर आप लोगों को याद हो उस समय टीवी पे ये काफ़ी कवर हुआ था और वहाँ के जाट गुर्जर समुदाय के जो युवक थे उन्होंने दूध से नहला के उनको जो एसिड का जब हमला होता है तो उनकी रक्षा की थी। ये खबर आपने देखी होगी। वीरभान हिंदू एक जो उनके सर में गोली मारी गई थी उसी दिन। 5 बजे है दिनेश के सर में गोली मारी गई थी। 10 बजे आलोक के सर पर पत्थर से मारा गया। सारे लोग जो है मर गए। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ और इन सब को बार बार हम लोग क्यों ला रहे हैं? हम लोग ऑफ इंडिया इतना परिश्रम क्यों कर रहा है कहीं से चार्जशीट लाने में, चार्जशीट के पन्ने खोजने में, और चार्जशीट बहुत लंबी फाइलें होती हैं उसको पढ़ने में और आप तक ऐसे डिटेल लाने में जिसमें कई बात आप कहेंगे कि ये बात तो हम पहले से ही जानते थे। हम ये सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे कि इस दंगे को भी अभी भी वामपंथी मीडिया गिरोह जो है हिंदुओं के सर के ऊपर मरने में लगा हुआ है। आप गाहे बगाहे ट्वीट देख लेंगे, राम मंदिर का ट्वीट आ रहा है उसमें भी लिख देंगे कि वहाँ मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार हुआ।
मतलब बताइए, प्लानिंग भी 2 महीना से यही लोग कर रहा था और नरसंहार का भी भार जो हिंदुओं के ही ऊपर फेंका जा रहा है। तो इसी कारण मैं जो है, या ऑप इंडिया जो है, और ये रिपोर्ट जो है नुपुर शर्मा ने बनाई, अंग्रेजी के एडिटर है, हमारा फिलहाल एक सूत्री एजेंडा है कि हम दिल्ली दंगों के सत्य को उसी तरह से रिपोर्ट करें जैसे हमने दिल्ली दंगों के समय में किया था। अभी चार्जशीट में क्या है कि चार्जशीट में इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, पुलिस जाती है, लोगों से मिलती है, चश्मदीदों के बयान होते हैं, जो आरोपित है उसका अपना कबूलनामा होता है, उसका अपना बयान होता है, उन सब को दर्ज किया जाता है। तो हमने जो पहले रिपोर्ट किया है, जो चीज़ हो सकता है पुलिस से रह गई हो, पुलिस ने उन लोगों से बात, उन सारी चीज़ों को मिलाकर, और अभी डेट के हिसाब से उस दिन और कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था, पुलिस के पास कॉल डिटेल्स होती है, हमारे पास नहीं होती है, उन सब चीज़ों को एक कोहेरेंट वे में, एक कसे हुए नैरेटिव के रूप में आप तक दिया जाए। और नैरेटिव मतलब फॉल्स नैरेटिव नहीं है हमारा, हम तथ्यों से बात कर रहे हैं। हम आपके सामने वो बातें ला रहे हैं जो 20 दिन के बाद आप देखेगा मेन स्ट्रीम मीडिया वापस लाएगा। तो इस कारण से चाहे आप, मैं चाहूँगा कि जाहिर सी बात है कि हम वीडियो बनाते हैं, आप देखें इसे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जाएं, लेकिन इसका दूसरा लक्ष्य जो है, दूसरा पर्पस जो उद्देश्य जो होता है वो यह है कि इन दंगों के ऊपर हमारे पास, और हमारे से मतलब हिंदुओं के पास इतना ज़्यादा मटेरियल हो, इतना ज़्यादा तथ्य हो उनके पास, इतनी ज़्यादा सामग्रियाँ हो कि उनके ऊपर जब इन दंगों को मुस्लिम विरोधी दंगा कह के फेंका जाए तो वो अपना डिफेंस जो है वो तैयार रखें। उन्हें ध्यान रहे कि कोई अजीत भारती था, कोई नुपुर शर्मा थी, कोई ऑप इंडिया था, कोई अनुपम था, केशव था, रवि थे, जो लगातार आपको इन मुद्दों से जुड़ी छोटी से छोटी खबर आप तक ला रहे थे, सिर्फ इसलिए कि आपके पास कुछ कहने के लिए हो और आप नैरेटिव के इस जंग को जो है हारे नहीं। आपसे कोई एक शब्द बोले कि अरे वो भी तो मरा, मुस्लिम भी तो मरे, तो आपको आपके जुबान पर, आपके लिप्स पर, होठों पे ये शब्द होने चाहिए कि जब तैयारी तुम कर रहे थे 2 महीने से, और सड़क पे भी तुम ही चल रहे थे हिंदुओं को मारने के लिए, छतों से भी तुम ही मार रहे थे, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे अपने लोग भी मरेंगे। और दूसरी बात, हम तो अभी लगे हुए हैं कि हमारे पास एक डेटा हम मंगवाना चाह रहे हैं, काफ़ी 1-1.5 महीने से हम परिश्रम कर रहे हैं, हॉस्पिटल से हमें ये डेटा मिल जाए, हिंदुओं की हत्या कैसे की गई है और मुसलमान जो मरे हैं वो कैसे मरे। उसमें जितना अभी तक मेरे पास आया है, हिंदुओं की लाशों के साथ जो ब्रुटैलिटी है वो बताती है कि वो बस दंगों में कहीं जा रहे तो इस कारण नहीं मरे, उन्हें मारा गया, समय लेकर मारा गया। और मुसलमान जो हैं वो जा रहे थे, किसी को पत्थर लगा है, किसी को अपने ही लोगों के द्वारा मारी गई गोली लगी है, उनके ऊपर उस तरह की ब्रुटैलिटीज नहीं हुई। तो इसका मतलब यह है कि कुछ तो घालमेल है, कुछ तो तुम करना चाह रहे थे। इसी कारण हर हिंदू को जो कंसर्न है अपने हिंदू को होने को लेकर, और जो कंसर्न है ये जानने को लेकर कि दिल्ली दंगों में आखिर हुआ क्या था, तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप इन रिपोर्ट्स को पढ़ें। और नुपुर ने और कल्पज्योति कश्यप है हमारे, उन्होंने अंग्रेजी में एक 300-350 पन्नों की एक रिपोर्ट भी बनाई है जो फैक्चुअल रिपोर्ट है। उसके साथ ही बहुत लोग कह रहे हैं कि हिंदी में भी वो आना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, समय का थोड़ा अभाव होता है, लेकिन छुट्टियों के दिनों में या थोड़ा सा 1-2 घंटे दिन के अगर मुझे मिलते हैं तो मैं उसे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि एक फ्लैट रिपोर्ट नहीं बल्कि वाकई में एक किताब के रूप में, जिसमें रिपोर्ट भी हो, विश्लेषण भी हो, तमाम चीज़ें एक साथ हों, और उसको मैं किताब के रूप में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जब भी हनुमान जी चाहें तब तक आएगा, लेकिन तब तक मैं चाहूँगा कि अगर आपको पढ़ना है तो किंडल संस्करण जो है अमेज़ॉन पे मिल रहा है, उस किताब को जाके आप पढ़िए। हिंदी के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, कोशिश कर रहा हूँ, हो जाएगा, प्रभु इच्छा जैसी हो। बहुत बहुत आभार आपका, नमस्कार।